नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। केंद्र सरकार ने आखिरकार 4 साल बाद सीए की अधिसूचना जारी कर दी और इसके साथ ही नागरिकता संशोधन कानून अब देश भर में लागू हो गया है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से तंग होकर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग भारत आए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है। शरणार्थियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद सरकार जांच करेगी और फिर नागरिकता दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर सीए के नियमों के जरिए अधिकारों से वंचित किया गया तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। ये चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार है और कुछ नहीं है। मैं लोगों से शांत रहने और अफवाहों से बचने की अपील करती हूँ। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में पहले से ही धारा 144 लागू है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार सुरक्षा एजेंसियां नजर रखे हुए हैं। इंटेलिजेंस विंग और पुलिस भी नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई भी झूठी और भ्रामक पोस्ट ना शेयर करे। 2019 से 2020 के बीच दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए थे। सबसे लंबा प्रदर्शन दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ था। इसी दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भी हुए थे। उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता हासिल करने में सक्षम बनाएंगे। सीए की अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की। उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश का ट्वीट है। उन्होंने लिखा है, घोषणा के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का वक्त चुना गया है। ये साफ तौर पर चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए किया गया है। खास तौर से असम और बंगाल में ये चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हेडलाइन मैनेज करने की कोशिश दिख रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीए को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीए के नियम आएंगे। सीए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। सीएए विभाजनकारी है। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा गया। और इस पर हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा और रणबीर सिंह भी जुड़ेंगे। नीता, पहले आपसे, तो किस तरह से लागू किया जा रहा है, क्या अब तक डिटेल्स और मिली है? निधि, जो रूल्स हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि किस आधार पर आपको जो है नागरिकता दी जाएगी, या आप एप्लीकेशन जो है वो आप फुल करेंगे। आप इंडियन ओरिजिन के हैं, रजिस्टर्ड हैं कि नहीं हैं, क्या आपके इंडियन ओरिजिन के किसी शख्स के साथ शादी हुई है या नहीं हुई है, अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं या नहीं हैं, क्या आपके जो पेरेंट्स हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया के रहने वाले लोग हैं या नहीं हैं। तो ये पूरे रूल्स जो हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि किस आधार पर आप जो है वो लिखेंगे। साथ में आपको लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। जो 8th शेड्यूल के तहत भारत में 22 से 23 लैंग्वेजेस हैं, वो उसका भी आपको ज्ञान जो है वो होना चाहिए। ये भी इस रूल्स में लिखा गया है। साथ में ये पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है आप भर के इसे अपलोड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो है वो पावर दी गई है कि वो एप्लीकेशन को जो है वो देखेंगे। अगर वो सही पाई जाएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप उसके सामने पेश नहीं होंगे
तो फिर ये वेरिफिकेशन के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी के पास पहुंचेगी। जो एम्पावर्ड कमेटी है वो इसकी जो है वो स्क्रूटनी करेगी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सही हैं या नहीं हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो डूज एंड डोंट्स हैं वो क्लियरली स्पेसिफाइड हैं। इसमें जो रूल्स आए हैं होम मिनिस्ट्री द्वारा, ये यहाँ पे भी पॉइंट आउट करने की जरूरत है निधि। जो 6th शेड्यूल के तहत जो एरियाज आते हैं जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, अगर ये इनमें से कोई भी लोग जो हैं इन एरियाज में रहते हुए आपको अगर नागरिकता मिल भी गई तो आप वहां पर बस नहीं सकते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्लैरिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा बार बार जो है वो कही जा रही है कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। निधि, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नीता इसके लिए। और लखनऊ में भी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। रणवीर सिंह वहां से हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देश में नागरिकता कानून लागू हो चुका है और नागरिकता कानून लागू होने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में जो पुलिस की गश्त है वो बढ़ाई गई है। उन सभी संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर 2019-20 में धरना प्रदर्शन हुआ था, हिंसा हुई थी और लगातार पुलिस की गश्त चल रही है। आप देखिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं ये लखनऊ के उन संवेदनशील इलाकों में गश्त करने निकल रहे हैं जहां पर ऐसी आशंका है कि हिंसा हो सकती है। और इस तरह से का जो नज़ारा है न सिर्फ चौक इलाके में बल्कि लखनऊ के हर उस संवेदनशील इलाकों में दिखाई दे रहा है जहां पर 2019-20 में हिंसा हुई थी। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं ये जगह है लखनऊ का घंटाघर और यहां पर महीनों तक लोग बैठ कर के नागरिकता कानून के खिलाफ सरकार के खिलाफ यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे। और महीनों तक जो धरना चला उसके बाद से जब लोग यहाँ से हटे तो उसके तुरंत बाद सरकार ने पीएसी का एक कैंप बना दिया था। ये जो टेंट्स लगे हैं ये पीएसी के वही कैंप्स हैं जो कि 2019-20 के नागरिकता कानून को लेकर जो हिंसा हुई उस हिंसा के बाद स्थापित किए गए थे। जो 2019 और 20 का धरना प्रदर्शन और जो हिंसा हुई थी उस हिंसा को की पुनरावृत्ति ना हो, फिर से वो रिपीट ना हो जाए, इसके लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी ज़िलों के कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जो पुलिसकर्मी हैं वो इस तरीके से, जैसा आप देखिए कि संवेदनशील इलाके हैं, इन इलाकों में गश्त कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं भी भीड़ भाड़ इस तरह की ना हो जहां पर हिंसा हो सके। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को कोई राहत नहीं मिली। आज नाराज सुप्रीम कोर्ट ने ब्यौरा देने के लिए 30 जून तक का समय देने से इनकार कर दिया और मंगलवार शाम यानी कल तक ही डेटा चुनाव आयोग को देने के लिए कहा है। सोमवार को 5 जजों के संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू होते ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने 15 फरवरी को 3 हफ्ते में सारा ब्यौरा चुनाव आयोग को देने को कहा था, लेकिन आपने 26 दिनों में क्या किया है। संविधान पीठ के फैसले में संशोधन की मांग गंभीर मसला है। हमने एसबीआई को कभी भी दाता और राजनीतिक दलों के भुनाने को लेकर डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था। आप देश के नंबर 1 बैंक हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं है। लिहाजा 12 मार्च की शाम तक बैंक सारा डेटा चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग 15 मार्च की शाम 5 बजे तक डेटा सार्वजनिक करे। ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि इतने बड़े संस्थान के पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करने की व्यवस्था नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर किस तरीके से आप अपना संस्थान रन कर रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने से इनकार कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर इन आदेशों का पालन नहीं किया तो अवमानना कार्रवाई होगी। हमें ये उम्मीद है कि और ये आशा करते हैं कि एसबीआई या भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं इसको मिस इंटरप्रेट ना करे, कहीं कोई ऑर्डिनेंस का रास्ता ना अख्तियार करे और जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं उसका 100% पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या जो साथी इस बात को चाहते हैं कि जनता जाने, तो मुझे उम्मीद है कि देश की जनता जानेगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी पे जो आए हैं या अन्य दलों पे जो आए हैं वो किन किन के माध्यम से पहुंचाए। पूरा का पूरा सूची इलेक्शन कमीशन को पहुंचाए और इलेक्शन कमीशन को आदेश है कि 15 मार्च के 5 बजे शाम को, उससे पहले ये उनके वेबसाइट पे खुले रूप में इसको जो है वेबसाइट पे होना चाहिए। जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद एसबीआई के पास और कोई चारा नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एसबीआई के पास अब सिर्फ चंद घंटे बचे हैं, लेकिन इस फैसले से यह भी साफ हो गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए
चंदा देने वाले और चंदा लेने वाले राजनीतिक दलों का डेटा अब अलग अलग आएगा, यानी किसने किसको कब कितना दिया ये जानने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। नई दिल्ली से जेवियर थॉमस के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस का मंथन जारी है। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है शाम को। इसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और असम के करीब 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय होने हैं। बड़े चेहरों पर भी चर्चा हो सकती है, जैसे अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, गौरव गोगोई, हरीश रावत इत्यादि। इससे पहले कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय पर चुनाव समिति की बैठक है। प्रधानमंत्री भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। दूसरी लिस्ट में 150 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगनी है। इनमें हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बचे उम्मीदवारों के नाम भी तय होने हैं। 2 मार्च को पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम पहले ही बीजेपी ने घोषित किए थे। धारावी के पुनर्विकास के लिए 18 मार्च से सर्वे शुरू होगा। अनौपचारिक तौर पर रह रहे लोगों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। सर्वे कमला रमन नगर से शुरू होगा। हर अनौपचारिक निवासी को एक विशेष नंबर दिया जाएगा। इसके जरिए पुनर्वास कार्यक्रम में योग्यता का मानदंड निर्धारित होगा। ये महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप का साझा वेंचर है।